नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। क्या क्या कारण है इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, एट प्रेजेंट श्रीलंका का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और इसे बचने के लिए श्रीलंका क्या क्या कर सकता है। शुरुआत करते दोस्तों। नॉर्मली एक कंट्री में इतना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस तब होता है जब कोई वार होता है या फिर कोई टेररिस्ट अटैक होते हैं या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है। अब श्रीलंका में यह सब कुछ नहीं हुआ, फिर भी इतना बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस। देखिए, कंट्री में इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस होने के लिए डिजास्टर्स होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस कंट्री के रूलर्स करप्टेड है, उस कंट्री के रूलर्स को देश ठीक से चलाना नहीं आता है, तब ऑब्वियस ही बात है इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। सबसे पहले इस इकोनॉमिक क्राइसिस का ट्रू पिक्चर समझते हैं। अब सबको पता होगा श्रीलंका का काफी सारे इंटरनेशनल डेट्स है। इनकी जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो 100% से ज्यादा है। मतलब इनका जो टोटल जीडीपी है ना, इससे कहीं ज्यादा है इनका डेट। मतलब कई सारे कंट्रीज को ये पैसे देने हैं, कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पैसे देने हैं जो ये दे नहीं पा रहा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से श्रीलंका का अभी का जो टोटल डेट है वो $25 बिलियन से ज्यादा है। उसमें $7 बिलियन जो है अभी के अभी इन्हें वापस देना है और इनके पास पैसे नहीं है। तो ये पैसे चुकाने के लिए इनके पास डॉलर तो रहना चाहिए। अब ये डॉलर कहां रहते हैं नॉर्मली एक कंट्री के पास? उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रहता है। अभी के हिसाब से इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $1.5 बिलियन से कम पैसे हैं। तो दोस्तों, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे का रीजन समझते हैं। कई लोग ये सोचते हैं श्रीलंका एक पुअर कंट्री है, लीस्ट डेवलप कंट्री है, पर सच बात ये नहीं है। श्रीलंका का जो इकोनॉमिक कंडीशन था ना, वो काफी अच्छा था। इनफैक्ट श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया से डबल था एक टाइम पर। अब देखिए, मैंने आपको बोला श्रीलंका काफी सारे इंटरनेशनल डेट्स लेते हैं। अब देखिए, पहले भी ये लोग डेट लेते थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दूसरे कंट्री से डेट तो लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ठीक से उस डेट को चुका पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना काम चला सकते हो। पर अब क्या प्रॉब्लम हो? देखिए, पहले क्या होता था, श्रीलंका एक लो इनकम कंट्री था। लो इनकम कंट्री होने का मतलब यह है इन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सॉफ्ट लोन मिलता था। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है? जिसका इंटरेस्ट रेट एकदम कम है। कभी कभी 1% से नीचे इंटरेस्ट रेट में इन्हें लोन मिल जाते थे और जो रीपेइंग टाइम है वो भी कई ज्यादा सालों का मिलता था। तो उन पैसों से श्रीलंका जो है अपना काम ठीक से चला पाता था। पर 1990s का एंड तक श्रीलंका बन गया मिडिल इनकम कंट्री। मिडिल इनकम कंट्रीज को सॉफ्ट लोन नहीं मिलता है। अब इन्हें अब कोई लोन चाहिए तो सोवरिन डेट लेना पड़ेगा। सोवरिन डेट का मतलब यह है दोस्तों, जैसे आप किसी से उधार लेते हो ना, कभी 6% रेट में, 7% रेट में, तो इस तरह वो लोन लेना शुरू किया। अब ये जो पैसे है वो ठीक से यूज नहीं कर पाया करप्टेड पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से। मतलब जहां ये पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए था, जहां इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए था, जहां इन्वेस्ट करके पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप करना चाहिए था, वो सब इन्होंने नहीं किया। ये सब करप्टेड पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हुआ। आपको पता है श्रीलंका में भी डिनास्टी रूलिंग चलता है। अभी का एग्जाम्पल आप देखिए, आपका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तीनों भाई भाई है। तीनों मिलकर श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद किया, यह हम बोल सकते हैं। ये एक रीजन। सेकंड रीजन यह है दोस्तों, 2019 में श्रीलंका में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसे ईस्टर बॉम्बिंग बोलते हैं। बेसिकली श्रीलंका में एक चर्च के अंदर टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से कई सारे लोगों का डेथ होता है। अब ये जो टेररिस्ट अटैक श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर को एकदम नेगेटिवली इंपैक्ट किया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, श्रीलंका में वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म। उनके जीडीपी का 10% जो है टूरिज्म से आते थे और इनकी जो फॉरेक्स रिजर्व्स का 20% भी टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था। अब ये टेररिस्ट अटैक की वजह से 2019 से श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर है एकदम हिट हो गया। इसके बाद आपको पता है 2020 में आता है कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए, ईस्टर बॉम्बिंग के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह सोचा था कि हम धीरे धीरे रिकवर करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को और बूस्टअप करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आता है, इनके टूरिज्म सेक्टर को और नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तब श्रीलंका के जो इकोनॉमिस्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, श्रीलंकन गवर्नमेंट को वार्न किया था कि 2 साल के अंदर आपका जो कंट्री है इकोनॉमिक इमरजेंसी में जाने वाला है। पर तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनके वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया और अगले साल मई को एकदम ब्लंडर डिसीजन लेते हैं
कि श्रीलंका को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनाएंगे। मतलब श्रीलंका में जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। वो श्रीलंकन गवर्नमेंट का सबसे गलत डिसीजन था और श्रीलंकन प्रेसिडेंट एक ऑर्डर भी पास करते हैं कि आपसे श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट नहीं होगा। श्रीलंका में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होंगे और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है श्रीलंका में ही प्रोड्यूस होगा। पर बाद में यह पता चला श्रीलंका में उतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया जितना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए चाहिए था। इसकी वजह से श्रीलंका का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना वो भी हो गया डाउन। अब देखिए जैसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया तब शुरू हुआ फूड क्राइसिस। श्रीलंका में लोगों को खाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था उसका जो दाम है वो हद से ज्यादा बढ़ गया। देखिए राइस कॉस्ट 500 पर किलो, शुगर 290 पर किलो। तो देखिए गवर्नमेंट का एक गलत डिसीजन की वजह से श्रीलंका का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है एकदम नीचे गया, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो लोग हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था उसका दाम भी हद से ज्यादा बढ़ गया। अब इस टाइम पे कुछ लोग जो है होर्डिंग शुरू किया, मतलब चीजों को छुपाना शुरू किया ताकि आने वाले टाइम पे उसे और ऊंची दामों में बिक सके। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑफिसर को भी अपॉइंट किया इस तरह का होर्डिंग को पकड़ने के लिए। तो यह हाल हो गया था श्रीलंका में। फाइनली और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वो है इन्फ्लेशन। ये तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, चीजों का दाम बढ़ेगा, तब इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट का अगला रबिश डिसीजन आता है, वो है ज्यादा करेंसी प्रिंट करना। अब आपको पता है दोस्तों, बेसिक इकोनॉमिक्स है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर आप ज्यादा करेंसी प्रिंट करोगे तो इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो यह भी एक गलत डिसीजन था श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से। और देखिए इस क्राइसिस से पहले 1 अमेरिकन डॉलर करीब 150-160 श्रीलंकन रुपीस था, पर अब आप देखोगे ये करीब 230 तक पहुंचा है। तो दोस्तों अब आपको श्रीलंका का प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में समझ में आया होगा। अब श्रीलंका ऐसा एक कंट्री है जो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है क्रूड ऑयल। अब रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्रूड ऑयल का जो दाम है और बढ़ गया, ये श्रीलंका के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब देखिए चीजें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर में पैसा देना होगा। अब श्रीलंका का जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी खाली पड़ा है, मतलब खाली होने वाला है कुछ ही दिनों में। अब कोई भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे भरते हैं? उनके एक्सपोर्ट से। कंट्रीज जो है गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, तब जाके डॉलर आते हैं उनके पास ताकि वो चीजें इंपोर्ट कर पाए। पर श्रीलंका का एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया गवर्नमेंट का एक रबिश डिसीजंस की वजह से। टूरिज्म सेक्टर तो बर्बाद पड़ा है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो श्रीलंका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चीजें अगर इंपोर्ट करना है तो डॉलर में पैसे देना होगा, वो उनके पास नहीं है। ऊपर से इनका जो सॉवरेन डेट है वो भी हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो श्रीलंका के पास अब क्या ऑप्शन है इस क्राइसिस से बचने के लिए, वो भी हम देखें। तो देखिए दोस्तों, चाइना के पास 3 ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 1, टेक मोर डेट्स। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और ज्यादा डेट लेके वो आपके लिए चीजें कंट्रोल कर सकता है। मतलब आप पैसे ले लो, चीजें सोल्व करो, बाद में अपना प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज करके धीरे धीरे करके उन्हें वापस दे दो। पर देखिए इन्हें इस तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट मिलना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी के हिसाब से श्रीलंका का जो क्रेडिट रेटिंग है वो एकदम नीचे है। क्या होता है क्रेडिट रेटिंग? देखिए आप जब लोन वगैरह लेने जाते हो ना तो आपका सिबिल स्कोर देखते हैं ना, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी श्रीलंका का क्रेडिट रेटिंग देखेगा। मतलब ये देखेगा जरूर कि श्रीलंका को पैसा देने से वापस मिलेगा या नहीं। तो आज प्रेजेंट श्रीलंका का जो क्रेडिट रेटिंग है वो नेगेटिव चल रहा है, इसलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्हें पैसे मिलना मुश्किल होगा। अगला ऑप्शन है अप्रोच IMF फॉर बेलआउट। सीधा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाओ और बोलो हमें बेलआउट कराओ। बेलआउट करने का मतलब क्या हो गया? मतलब जितने श्रीलंका का इंटरनेशनल डेट से उन्हें IMF टेक ओवर करेगा। पर IMF इस तरह अगर करेंगे तो कुछ कंडीशंस भी होगा। कंडीशंस ये होगा कि श्रीलंकन इकोनॉमी को IMF कंट्रोल किया करेंगे। IMF डिसाइड करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए श्रीलंकन इकोनॉमी में। मेरा कहने का मतलब है श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंकन इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये भी होने का चांसेस कम लग रहा है इधर। इस तरह एक सिचुएशन इंडिया के साथ भी हुआ था 1990s में। आपको याद होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में।
ठीक है। फाइनल ऑप्शन ये है अप्रोच नेबर कंट्री, ये तो श्रीलंका अभी कर रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, ऑलरेडी श्रीलंका चाइना के पास पहुंचा है और $2.5 बिलियन का हेल्प मांगा है। ठीक है, तो इस तरह श्रीलंका दूसरे कंट्री से भी अपना मदद मांग सकता है। तो दोस्तों फाइनली इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर सकता है? देखिए, आपको पता है श्रीलंका का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ऊपर से चाइनीज इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है श्रीलंका के ऊपर, और रिसेंट कुछ ईयर्स में इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है जितना श्रीलंका और चाइना का है। अगर इस सिचुएशन में इंडिया चाइना को अगर हेल्प करेंगे तो श्रीलंका और इंडिया का रिलेशन जो है अच्छा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट जो कहेंगे वो श्रीलंका ओबे करेंगे और चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करेंगे। ठीक है, तो इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी इस सिचुएशन को यूज कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिए श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।